प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद अवार्ड तो शरद कुमार को मिला अर्जुन पुरस्कार। सीएम नीतीश ने दी बधाई। बिहार को स्कोच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए मिला सम्मान। कोरोना टीका से कोई नहीं रहेगा वंचित। 30 नवंबर तक चलेगा हर घर दस्तक अभियान। 8000 टीमें तैनात। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देश भर में मनाया जा रहा बाल दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दी बधाई, किया नमन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वहीं अन्य 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें बिहार के हाजीपुर के निवासी प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो वहीं मुजफ्फरपुर निवासी शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार मिला है। प्रदेश के इन खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि दोनों खिलाड़ियों को मिले इस प्रतिष्ठित सम्मान से बिहार एक बार फिर से गौरवान्वित हुआ है। नीतीश सरकार ने नागरिकों को तय समय सीमा में लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 15 अगस्त 2011 से संपूर्ण राज्य में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया है। आपको बता दें कि इससे आम लोगों को काफी सुविधा मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं को पूरे तौर पर ऑनलाइन किया गया है और इन सेवाओं की प्रदायगी में उच्चतर तकनीक के उपयोग से सब प्रमाण पत्र की सेवाओं को पाने के लिए ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 90% से अधिक हो गई है। बिहार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए इस टेक्नोलॉजी की अनूठी विशेषताओं और सफलताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करते हुए वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कोच समिट में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिन्ना को दानिश रिजवान ने भी स्वतंत्रता सेनानी बताया है और कहा है कि देश की आजादी की लड़ाई में जिन्ना की भूमिका को कोई नहीं भूल सकता है। बंटवारे के लिए जितना जिन्ना दोषी हैं उतना ही जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। काट लीजिए, गर्दन काट लीजिए, तो गलती आपकी है, इसमें सरकार कहां से आती है? जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है वही इस तरह की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना निसंदेह स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए जेल गए, लाठियां खाई। अब वक्त की राजनीति के तहत उन्होंने पाकिस्तान का डिवाइडेशन करवाया, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान डिवाइडेशन के लिए जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार रहे हैं उतने ही जवाहरलाल नेहरू भी जिम्मेवार। बीते दिनों जदयू के एमएलसी द्वारा जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताए जाने के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। जदयू एमएलसी के बयान के बाद पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जदयू आरएसएस की गोद में बैठकर जिन्ना की तारीफ कर रही है, ये सही नहीं है। लेकिन सावरकर के कारण देश का विभाजन हुआ और नीतीश कुमार उनके गोद में खेलकर जिन्ना साहब का नाम ले रहे हैं। क्या देश का मुसलमान इन बातों को नहीं समझता है? जिन्ना साहब अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है? सवाल सामने ये है कि जनता दल यूथ सावरकर के गोद में खेल कर करके, आरएसएस के गोद में खेल करके जिन्ना जी की बात कर रहा है। तो देश के विभाजन में सावरकर की अहम भूमिका है। सावरकर अगर नहीं होते तो देश का विभाजन भी नहीं होता। लेकिन आज जिन्ना जी का प्रेम, जिन्ना के प्रति जो प्रेम जदयू ने दिखाई है, तो वो तो मिली कुश्ती है भाजपा जदयू की। तो चुनाव आता है तब इस तरह की कारस्तानियां शुरू कर देते हैं वो। लेकिन सच तो यह है कि जिन्ना साहब को जो नाम ले रहे हैं वो सावरकर की गोद में है, आरएसएस की गोद में है। अगर जिन्ना साहब के प्रति आप स्वतंत्रता सेनानी का प्रेम आपको जगा है तब निकलिए तो जरा। देश को विखंडित करने वाले ताकतों के साथ मिलकर करके, धार्मिक उन्मादियों के साथ मिलकर करके अब जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं। अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना साहब थे, हैं और रहेंगे, कोई इनकार नहीं कर सकता।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी प्रखंड के हसनपुर सूरत पंचायत में विगत दिनों 3 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने के कारण हुई थी, जिसको लेकर घटना की जांच करने राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सोनपुर विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद की अध्यक्षता में जांच कमेटी भेजी गई है और जांच टीम ने पाया है कि व्यापक पैमाने पर इन इलाकों में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। जांच टीम अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी और राष्ट्रीय जनता दल इस मामले को सड़क से सदन तक उठाएगी। में खड़ा करना चाहती है कि महिलाओं के ये पेट हमारा कतई ये नहीं है, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, शराबबंदी हो, लेकिन सरकार में जो लैचेज है, सरकार जो इसको नहीं कमांड कर पा रही है, इसको कमांड करे। दोहरा घाटा हो रहा है राज्य को, जनता को। हमारे रेवेन्यू भी मर रहे हैं 5-6 हजार करोड़ रुपए प्रति वित्तीय वर्ष में, और हमारे लोग भी मर रहे हैं। तो रेवेन्यू भी मर रहा है, लोग भी मर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिनों हुई जहरीली शराब से मौत को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने विपक्ष को भगोड़ा तो सरकार पर शराब माफियाओं से मिले होने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने सवाल उठाया है कि बिहार का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है, सिर्फ ट्विटर पर ही क्यों सक्रिय रहता है। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता शराब माफियाओं के साथ चलता है। शराब से हुई मौतों में अगर सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं तो विपक्ष उससे कहीं गुना ज्यादा जिम्मेदार है। शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में, और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। जहरीली शराब से मौत के बाद विपक्षी दल का दौरा जारी है। शनिवार को राजद का प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फरपुर के कांटी पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर शराब तस्करों की मदद का आरोप लगाते हुए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर माफियाओं के साथ साठ-गांठ का भी आरोप लगाया। इसको लेकर राजद सड़क से सदन तक उतरने का प्लान कर रही है और आंदोलन करेगी, ऐसा कहना है राजद नेताओं का। और जांच कमेटी हमारे पार्टी आरजेडी की तरफ से 4 जिलों में कमेटी गई है। हम चूंकि मुजफ्फरपुर जिला के आए हैं, कमेटी नहीं करना चाहती है। जो सरकार चाहती है कि पर्दे के पीछे में खेल हो तो वो सरकार कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हम शराब दूसरे प्रदेशों से नहीं लाने दें, और उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। दरभंगा में छठ पूजा के दौरान शराब की बोतल हाथ में लिए पुलिस को चैलेंज करने वाले युवक को दरभंगा एसपी के निर्देश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें युवक अपना नाम पता बताते हुए शराब से भरी बोतल दिखा रहा था। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि छठ पर्व के समय किसी घर के पास यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो में युवक अपना नाम संतोष यादव बता रहा था तो शराब की बोतल दिखाकर पुलिस को खुला चैलेंज कर रहा था, और इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें आपको कि इस खबर को डीटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई और जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और बिहार में कोरोना नियंत्रण को लेकर संचालित किए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 30 नवंबर तक हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी प्रत्येक घर पर दस्तक देंगे और कोरोना टीका से वंचितों को टीका देने के प्रति जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही कोरोना टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक देने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा और दिया भी जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग बार बालाओं के साथ स्टेज पर जमकर जाम छलकाते हुए डांस कर रहे हैं। दरअसल वीडियो मनियारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामले में संज्ञान में आने के बाद पुलिस
की टीम जो है वो जांच में जुट गई है। वहीं पूरे मामले में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि वायरल वीडियो को देखकर ये पता चला है और इसके बाद थानेदार को ये आदेश दिया गया है कि वीडियो को देखकर चिन्हित लोगों पर कार्रवाई की जाए। उस वीडियो को देखा गया है, थानेदार से बात भी की गई है और उनको बताया गया है कि चिन्हित लोगों को खोजा जाए और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गया शहर में हथियार लेकर बार बालाओं के साथ डांस करने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मानपुर प्रखंड के गांधीनगर का है, जहां बार बालाओं के साथ हथियार हाथ में लेकर शराब के नशे में झूमते युवाओं को साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो की सत्यता की जांच के लिए एसएसपी आदित्य कुमार ने मानपुर के पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। तो देखिए आप किस तरीके से वायरल वीडियो में जो बार बालाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो डांस करते हुई नजर आ रही हैं। हाथों में पिस्टल, हाथों में हथियार हैं और साथ ही साथ उनके साथ युवक भी स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो आया है कल रात को, आप ही लोगों के माध्यम से मिला है। उसमें हम लोग जांच करा रहे हैं कि वीडियो कहाँ का है। उसमें कुछ बार बालाएं हैं जो दिखाया जा रहा है। पहले हम लोग दिखा रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि कहीं यहीं का है और यहाँ का है, तो उसमें चिन्हित करके सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर सजा कराई। बक्सर के नवानगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। जी हां, आपको बता दें कि मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने सभी को बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं एक महिला गंभीर रूप से जो घायल हुई थी उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष के द्वारा नवानगर थाने में 6 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। गोइनिया का पूछे खातिर तो ईंटा वजह पूरा छत पे ईंटा रखल पहले ही से 2 खांची 3 खांची लाऊ लाठी लेके जमीन हम लोग का है, वो लोग रख दिया। गोबर बोल रहा है कि मेरा जमीन है, कागज पत्र नापी उपी सब हुआ है, सब हम लोग का कागज में है। मेन बात है कि वो लोग ज्यादा परिवार है, वो लोग बोलता है कि जबरदस्ती हम दखल कर। इधर रोहतास जिले के सासाराम में आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव अमित राज ने बताया कि आयोजन 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है, जो 14 नवंबर 2021 को संपन्न होगा। और आपको बता दें कि इस दौरान कई अन्य लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए। के कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बाल दिवस एवं चाचा नेहरू के जन्मदिन पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है नालसा के निर्देशानुसार, और इसमें हम न्यायालय से समाहरणालय तक की यात्रा तय कर रहे हैं। छातापुर प्रखंड के मधुबनी पंचायत में बने उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जर्जर है। आपको बता दें कि इसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण ने बताया है कि 10,000 से ज्यादा वाली आबादी के इस पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी लचर है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, जबकि कई बीमार लोग जो होते हैं उन्हें 30 किलोमीटर दूर ले जाकर इलाज कराना पड़ता है। मौजूद है छातापुर प्रखंड के मधुबनी पंचायत, और हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि जर्जर अवस्था में है। और जब यहाँ कोई बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज कैसे होता है, हम बात करेंगे इस गांव के युवक आशीष कांत झा से। आशीष जी, जब कोई गांव में बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज कैसे होता है? देखिए, चाहे बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा घटना होता है तो पहले तो यहाँ का जो झोला छाप डॉक्टर है उनसे ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद अगर वो रेफर करते हैं तो चाहे 30 किलोमीटर प्रखंड मुख्यालय छातापुर है वहाँ ले जाना पड़ता है, या बगल का प्रखंड प्रतापगंज है वहाँ ले जाना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट अररिया जिला फॉरबिसगंज हम लोगों को पेशेंट को भेजना पड़ता है। इस गांव की क्या आबादी है, कितने लोग इस गांव में हैं? 10,000 प्लस है यहाँ मधुबनी पंचायत की जनसंख्या जी। अच्छा, इस गांव में कभी स्वास्थ्य कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं? देखिए, मधुबनी पंचायत में स्वास्थ्य कर्मी हैं। जब भी जैसे अभी कोरोना वैक्सीन का टीका लग रहा है तो स्वास्थ्य कर्मी आते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर होने के कारण जो है किसी भी दरवाजे पे बैठ करके वैक्सीनेशन करते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ की। आशीष जी, उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर कब हुआ, कब से जर्जर है?
ये हमको लगता है कि मेरा जो जन्म हुआ है, जन्म के बाद जब बच्चा 2, 4, 5 वर्ष का होता है, रोड पे खेलने के लिए आता है, तो उस टाइम से यह स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे यहाँ जो है पूर्व में चुनाव टाइम में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताया था। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे पंचायत स्तर की बात नहीं है। शुरू में यहाँ पर जो बना था यह भवन मेरे पूर्वजों के द्वारा दिया गया था जमीन, और यह स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था। वर्तमान में इसकी स्थिति जर्जर है। सब काम करने के बावजूद भी स्वास्थ्य की व्यवस्था जो हमारे पंचायत में लचर है। इसके आपके चैनल के माध्यम से फिर हम कहना चाहते हैं कि इस बार आप लोग सरकार के ध्यान आकृष्ट करावें, और मैं अपने स्तर से भी वरीय पदाधिकारी से मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना पंचायत को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। इसमें आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा करते हैं। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 15 नवंबर को एक बैठक होने जा रही है। जी हां, 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री की एक बैठक होगी, और इस बैठक में अन्य राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वो शामिल होंगे। तो निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में बिहार के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। बिहार की स्थितियों को लेकर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक है, और इस बैठक में तमाम राज्यों के वित्त मंत्री बैठेंगे। निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में ये बैठक होगी, और इस बैठक में बिहार के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। तमाम राज्यों के वित्त मंत्री होंगे, और बिहार की स्थितियों पर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, वित्त मंत्रियों की इस बैठक में बिहार के वित्त मंत्री शामिल होंगे, क्या क्या वो स्थितियां होंगी, या क्या कौन सी बातें होंगी जो बिहार के वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रख सकते हैं? बिल्कुल अविनाश, आपको बता दें कि ये सालाना बैठक होती है जिसमें वित्त मंत्री स्टेट के तमाम वित्त मंत्रियों से बात करते हैं और वहां के राज्य की वित्तीय स्थिति की जानकारी लेते हैं, और उनसे ये भी पता किया जाता है कि आपके स्टेट में आगामी जो बजट बनने वाला है उसमें क्या डिमांड है, क्या ग्रीवांस है, ये भी इससे जानकारी ली जाती है। और यहाँ से वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, सह वित्त मंत्री भी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, और हिंदुस्तान के तमाम स्टेट के वित्त मंत्री इसमें भाग लेते हैं। आपको बता दें कि आगामी बजट भी बनने वाला है नए साल के लिए, और उसको लेकर उससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री की एक बैठक होती है, और इस बैठक में तमाम स्टेट की वित्तीय स्थिति से संबंधित जानकारी ली जाती है। बिहार सरकार का जहां तक सवाल है, बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद इस बार बिहार सरकार की तरफ से अपने बिहार की जो डिमांड है वहां पे रखेंगे और बताएंगे कि इस साल क्या हमारे हम लोगों ने जो बजट रखा था, केंद्र सरकार ने पिछले साल जो बजट बिहार के लिए अलॉट किया था उसमें कितना प्रतिशत हम लोगों ने खर्च किया और किस किस मद में खर्च किया, ये तमाम जानकारी के साथ तारकिशोर प्रसाद वहां वित्त मंत्री के साथ बैठेंगे और अपने बिहार के तमाम हालात की जानकारी देंगे। साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे कि क्या हम लोगों ने खर्च किया, कितना केंद्रीय बजट का कितना हिस्सा अभी भी हमारे कोटे में बचा हुआ है, ये तमाम जानकारी होगी। इसके अलावा बिहार के जो वित्त मंत्री हैं वो ये भी पक्ष रखेंगे कि बिहार के विकास को लेकर आगामी जो बिहार में डेवलपमेंट होना है उसको लेकर जो जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, जो भी बुनियादी जरूरतें हैं, उस मद में केंद्र सरकार अपना जो बजट है, बिहार के हिस्से का जो बजट है उसे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए ताकि बिहार के विकास में कहीं कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। तो ये कोशिश होगी बिहार के वित्त मंत्री की कि केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने अपनी मांग भी रखें, और इस बार जो उन्होंने खर्च पिछले बजट में जो अलॉट किया गया था बिहार को, उसका आय व्यय का जो खर्च है वो भी वहां पे देंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि देखिए केंद्र और स्टेट में दोनों एनडीए की सरकार है, वैसे में एक उम्मीद है बिहार की जनता को और बिहार सरकार को भी उम्मीद है कि बिहार के डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा राशि जो है बिहार के हिस्से में देगी। हालांकि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही बिहार के हिस्से में केंद्र ने एक बड़ी राशि दी है, तो एक उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने तारकिशोर प्रसाद जब अपनी मांग रखेंगे तो बिहार को केंद्र सरकार सहानुभूति की नजर से देखेगी। देखिए बिहार का एक पुराना डिमांड शुरू से रहा है विशेष राज्य की दर्जे की मांग, जो कि वो कदापि अब संभव नहीं है। वैसे में विशेष पैकेज या फिर अन्य मद में जो केंद्र सरकार की जो राशि बिहार के हिस्से में आती है उसको ज्यादा से ज्यादा बिहार के हिस्से में डाला
जाए और उसकी जो राशि है उसे बढ़ाया जाए, तभी बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। और जब तक बिहार का डेवलपमेंट, समुचित डेवलपमेंट नहीं होगा, समावेशी विकास जो नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं, वो जब तक समावेशी विकास नहीं होगा, वो तभी संभव है जब केंद्र जो है ज्यादा से ज्यादा बिहार के हिस्से में फंड रिलीज करेगा, तब बिहार का विकास होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि तारकिशोर प्रसाद इस बार जो बैठक होने जा रही है केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ तमाम स्टेट के वित्त मंत्रियों की, उसमें बिहार का जो अपना पक्ष है पुरजोर तरीके से रखेंगे, तमाम डिमांड रखेंगे। और हमें यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि केंद्र सरकार, केंद्रीय वित्त मंत्री बिहार के साथ एक सकारात्मक रवैया अख्तियार करेगी ताकि बिहार का विकास हो। और अगर बिहार का विकास संभव नहीं तो ऐसा पैकेज दिया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर 2022 के चुनाव की तैयारी बसपा ने शुरू कर दी है। जी हां, यूपी में चुनाव है और इसकी तैयारी बसपा ने शुरू कर दी है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य बंटी सिवरकर ने बिगड़े बोल इसके सामने आए हैं। और आपको बता दें कि आगरा में एक चुनावी सभा में जनसभा के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आगरा के वरिष्ठ अधिकारियों को अपशब्द बोलते हुए वो नजर आए हैं, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं गलती एक्सेप्ट नहीं है, मुझे यहां चाहिए साबित करी। लो, कोई भी आदमी कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा मुझे छोड़ के, खराब होगा। चाहे वो राजनीतिक से प्रेरित हो, चाहे मुख्यमंत्री का हाथ हो उसके ऊपर। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। स्वतंत्र भारत के बाद देश की बागडोर संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है और देश अपने पहले प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। जयंती पर देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।